अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रफ़ीक अलवी अपने प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ हाज़िर है। जैसे जैसे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता जा रहा है, उससे ज़्यादा लोगों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों की तालीम की मयार की फ़िक्र लाहक होती जा रही है। जिस कदर लोग तालीम के बारे में परेशान हैं, उससे ज़्यादा तालीम के मयार के बारे में परेशान हैं। आजकल हमारे सरकारी स्कूलों की दिगरगुं सूरत हाल से पेरेंट्स जितने परेशान हैं, बल्कि कहा जा सकता है कि जो ज़्यादा समझदार लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि मायूसी की हद तक वो चले गए हैं सरकारी स्कूलों के तालीमी निज़ाम से। तो उसके बाद लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। अब प्राइवेट स्कूल की तालीम की अहमियत और उनका अंदाज़ा और उसके ऊपर काम और प्राइवेट स्कूलों की तालीम में मायार का क्या निज़ाम है, उसके बारे में हमने आज अपने साथ मेहमानों को मदऊ किया है। साजिद मुनीर साहब जो माहिर तालीम हैं, जिनका तकरीबन 30 साल का पढ़ाने का तजर्बा है, और उनके साथ एक स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली, जिनका अमेरिका में विलियम्स कॉलेज में एडमिशन हुआ है अपने तालीमी करियर की वजह से, अच्छे मार्क्स की वजह से। वो विलियम्स कॉलेज जो अमेरिका का नंबर 1 कॉलेज है, वहाँ पर हमारे बच्चे ने एडमिशन लिया है। आज हम इन दोनों से इनके ख्यालात का पूछेंगे और हम ये पूछेंगे कि इन्होंने इस मकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, और इसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जो वालिदैन अपने बच्चों को इस लेवल तक लाना चाह रहे हैं, वो उसी पैटर्न पर काम करें और अपने बच्चों को भी कामयाबी से हमकिनार करें। जी साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहिद साहब, आप ये बताएं पहले कि आप तालीम के निज़ाम से कब से मुंसलिक हैं? पढ़ाने को आपने अपना पैशन बनाया और उससे आपने पैसे तो कमाए ही कमाए हैं, क्या आपने रूहानी सुकून भी कमाया? पहली बात ये। जी अलवी साहब, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब भी बच्चों की कोई अचीवमेंट देखते हैं, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन से बहुत बड़ी है। ठीक। जब बच्चे ये कहते हैं कि सर मैंने आपसे ये इंस्पिरेशन ली है, मैंने आपको देख के मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं, तो हम समझते हैं कि शायद हमारी जो ज़िंदगी का मकसद था, हमने उसमें से काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से अचीव कर लिया। Right। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि एक तो मैंने जो पढ़ाने का सफ़र है, ये मैंने बहुत पहले ही शुरू कर लिया था। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहा था, तो उन दिनों में मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि जो फॉरेन नेशनल लोग यहाँ पे आते थे, स्पेशली जो अफ्रीका की कंट्री से लोग आते थे, मैं उनको पढ़ाया करता था। तो अच्छा। उनको पढ़ाने से मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ मिली वो ये है कि मेरी जो इंग्लिश की स्पीकिंग है ना, उसके बारे में मेरे जो बैरियर्स थे, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा हो गया, जो बैरियर्स थे वो बहुत हद तक हट गए। ठीक। तो मैंने प्रोफेशनली मैंने जो पढ़ाना शुरू किया था वो 99 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ए लेवल्स को और ओ लेवल्स को। ओके। और 99 से लेके अब 2023 है, तो 24 साल हो गए हैं। मगर आप इसको 24 साल ना समझें, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में टीच करता हूँ एज ए विजिटिंग टीचर। तो ओके। लाहौर के जितने भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, LGS है, बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, नेशनल ग्रामर स्कूल है, पाक तुर्क है, गैरिजन एकेडमी है, साइकेस है, साइक स्कूल है, इन सारे स्कूल्स में मैंने टीच किया हुआ। अच्छा, और मैं माशाल्लाह। वेरी गुड। साइमल्टेनियसली इनमें पढ़ाता हूँ। तो अगर आप इसको एक स्कूल का 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आप ऐड करें, तो ये पता नहीं 100 ईयर से भी ऊपर बन जाएगा। तो साजिद साहब, ये जो इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपके पास, इतने एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के बारे में आजकल तो बहुत परेशान है, उनकी तालीम के बारे में, उनके मायार के बारे में। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को कि वो कौन कौन से स्टेप्स उठाएं जिससे उनकी परेशानी भी दूर हो और उनका जो बच्चा है वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके? देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो मेरा ख्याल है एज ए टीचर हम लोगों को हर रोज़ ही आंसर करना पड़ता है। ठीक। पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं जी, बच्चे जो है वो सही पढ़ नहीं रहे, या बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं मगर वो और भी काम कर रहे हैं, वो कोई
गेम्स में लगा हुआ है, कोई मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है यहाँ। तो मेरा जो सबसे पहले उनको एक आंसर होता है वो ये होता है कि आप अपने बच्चों को अपनी तरह का समझ रहे हैं। ठीक। आप एक और जनरेशन थे, बच्चे आपकी और जनरेशन थे। अच्छा, वेरी मैं गुड। जब 92 में जब मैंने मैट्रिक किया था तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि स्कूल जाने से पहले आपको नहा के जाना चाहिए, आपको बाल बना के जाने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारा वहाँ। ठीक। हमें तो होता था कि हमने जाना है, स्कूल जाना है, एक यूनिफॉर्म होता था, 5 दिन हमने वही यूनिफॉर्म, शायद किसी के पास एक यूनिफॉर्म होता था या 2 यूनिफॉर्म होते थे, तो वही हमने पहनना है और हमने उसी जगह जाना है, स्कूल जाना है, कभी किसी जगह पे हमने खेलना है, कुछ करना है। यहाँ पे ये बच्चे एक नई जनरेशन है, तो पेरेंट्स साहिब इनको साहब, अपनी तरह का समझते हैं। तो इसका मतलब आप भी टाट स्कूल की पैदावार हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो मैंने जो टाट मैट्रिक स्कूल से किया पढ़ था, के जी। मैं आपको बताऊं कि जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था, गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल वाला, वो कोई 100 ईयर से पुराना स्कूल है। अच्छा। और उस स्कूल का कॉन्सेप्ट, अगर अल्लाह करे कि कभी कोई उसको जाके करे विजिट करे, कि 100 ईयर पहले वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट भी था। अच्छा, 2 अच्छा। बड़ी उसके साथ अपना ना खेल के मैदान है, एक को हम कहते थे बड़ी ग्राउंड, एक को हम कहते थे छोटी ग्राउंड। कि 100 ईयर्स पहले भी लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि स्कूल का मतलब क्या होता है, कि स्कूल 10 मरले में नहीं बनता, ठीक। स्कूल एकड़ में बनता है। तो तब भी वो कॉन्सेप्ट है। और अल्लाह करे कि हमारा जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो उसको समझे कि वो एक आर्किटेक्चर है, वो एक ऐसी बिल्डिंग है कि जिसको आपको रिजर्व, आपको दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे पास 120 ईयर्स ओल्ड स्कूल अभी भी चल रहा है। तो मैं वहां से पढ़ के आया हूँ सर। तो आप फिर ये बताएं कि अगर आप टाट स्कूल से पढ़े हैं और आज आप लाहौर के एलीट स्कूल्स को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को, जहाँ पर लोगों को का ख्वाब होता है अपने बच्चों को दाखिल करवाने का, तो आप क्या फील करते हैं कि आप टाट स्कूल से पढ़ के ऐसी एलीट जगह पर लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं? तो फिर इसके अंदर क्या सिर्फ इदारे का दखल है या स्टूडेंट का या टीचर का जो भी ये अचीवमेंट कर रहा है उसके अंदर अपना पोटेंशियल होता है? मैं साहब एक ज़िमनी बात थोड़ी सी कर दूं कि मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, मगर एक हमारे मुल्क का एक ऐसा इदारा है कि जो शायद इस मुल्क के टॉप 2 या 3 इदारों में आता होगा। तो एक दफ़ा मुझे इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल किया, इंटरव्यू बोर्ड बैठा, उन्होंने मेरे से जो है वो अपना क्वेश्चन करने शुरू किए। तो मैंने, ज़ाहिर है कि जो एक तरीक़ाकार होता है उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको आंसर किए। बट आप परेशान शायद होंगे, एट द एंड मैंने इंटरव्यू बोर्ड को ये कहा, मैं कि जी अगर आपने अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया है तो आप मेरी भी एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, क्या आप मुझे हायर करना आप अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा। ठीक है। जाहिर है कि मुझे पता था कि मेरी जो काबिलियत है, मेरा जो हार्डवर्क है, मेरा जो पैशन है इस सब्जेक्ट के साथ, मुझे पता था कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं अपने काम को अच्छे तरीके से करता हूँ। तो अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आपके पास कोई काम करने की अच्छी सलाहियत है, तो पैसे कमाना आपका हक है। बिल्कुल ठीक। आप मेहनत करके आप पैसे लेंगे यहाँ बिल्कुल पे। ठीक। तो मैं आपको ये बताऊं कि तब मैंने उनको ये क्वेश्चन किया था कि आप मुझे अफोर्ड करते हैं कि नहीं, तो वो कॉलेज की जो पे स्केल थी वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे फिर जॉब नहीं की। तो जहाँ तक आपने बात की है सर, बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है जब भी कोई इंसान काम शुरू करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है कि आपने काम क्या करना। तो फिर एक बात, फिर आपने वहाँ पर कंटिन्यू नहीं किया? जी मैंने वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किया। ओके। मैंने वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि बंदे को अपनी कदर खुद पता होनी चाहिए। जी, अपनी कदर जो है वो अपने आप को खुद बेकदरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मुझे याद था कि मैंने उनको आंसर दिया था, वो मुझे बता रहे थे जी कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, ये है। मैंने उनको आंसर किया कि अभी मेरा वो टाइम है कि अभी मुझे पैसे बनाने हैं अपने काम के साथ साथ। हाँ, जब मैं 60 ईयर्स के बाद आ जाऊँगा तो फिर मैं शायद आपको आगे ज्वाइन करूँगा, तब मुझे ये फील हो गया अब मैंने वॉक करनी है, शाम को कुछ और करना है यहाँ, तब शायद मैं अपना आ जाऊँ, अदरवाइज अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। जी ठीक। तो स्कूल्स में अपना पढ़ाने के लिए जहाँ तक आपने बात की है, तो बेसिकली देखें, सबसे पहले तो टैलेंट तो आप में होना चाहिए। अगर आप एक काम नहीं कर सकते, आपका पैशन जितना मर्जी अच्छा है, तो ज़ाहिर है आप वो काम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जो भी उसकी प्री रिक्विजिट है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका पैशन आ जाता है कि आप उस काम को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, कि आप उसे फॉर द टाइम बिंग करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि अगर आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। और एज ए टीचर जो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हमें 2 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक तो वो जो बच्चे होते हैं ना, जब आप उन्हें कुछ पढ़ाते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास,
उनके जो फेसेस होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि आज आपने कुछ अचीवमेंट कर ली। और दूसरा, मंथ के एंड पे जो आपको पे चेक मिलता है, ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन देती है। यही तो मैंने मोटिवेशन। अपने टीचिंग कैरियर में आज भी मैं अपनी क्लास में लेट नहीं होता। वेरी गुड। आज भी मैं अपने रोज रात को अपना काम करके सोता हूँ। मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो अब एंड हो गया है। नहीं, मैं अपनी वर्कशीट्स को, मैं अपने लेसन्स को जो है मैं उन्हें चेंज करता रहता हूँ, मैं उन्हें अपग्रेड करता रहता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं भी बोर ना हूँ और मेरे बच्चे भी बोर ना हो। और ऑनेस्टी जो है और जो हार्ड वर्क है, जो आपका डेडिकेशन है, वो ज़ाहिर है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। उसमें ज़ाहिर है टीचर को एक रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल होंगे तो टीचर बच्चे जो हैं आपकी बात सुनेंगे, अदरवाइज तो फिर वो बातें रह जाएंगी। देखिए, जी जितनी सुफियान साहब। मैं एक बात जरूर कट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई टीचर ये कहता है जी कि बच्चे मेरी क्लास में लेट आते हैं, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि आप खुद क्लास में टाइम पे आएंगे, बच्चे आपके टाइम पे आएंगे। बिल्कुल ऐसा। आप लेट हैं, आप बच्चों को असाइनमेंट टाइम पे चेक करके वापस नहीं दे रहे, बच्चे आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना है। फिर उसके यस। बाद है, मेरी जहाँ भी क्लास सुबह 8 o'clock होती है, मेरे घर में टारगेट होता है कि मैंने जी 7:40 वहाँ पे जी पहुँचना है, सर्दी गर्मी कुछ भी। जी सही साहब। जी सुफियान साहब, आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं। आपने कौन कौन से इदारों को ज्वाइन किया, वहाँ कहाँ से क्या क्या लर्निंग हुई, किस इदारे ने आप समझते हैं कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और आपने माशाल्लाह इस पोजीशन पे पहुँच के ये एजाज़ हासिल किया है कि आप जो विलियम्स कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिला है और 120% स्कॉलरशिप जो मिला है, वो उसका क्या मतलब है? मैंने पहले क्लास प्ले ग्रुप से लेके क्लास 6 तक, मैंने 6-7 तक एलजीएस में पढ़ा था, लैंडमार्क में। उसके बाद मैंने ओ लेवल्स किम्स से किया था, और उसके बाद मैंने ए लेवल्स बीके नाम से किया था, जो जोहर टाउन में है। ओके। और आप क्या समझते हैं कि लर्निंग प्रोसेस कहाँ पर ज़्यादा अच्छा आपने समझा, और आप क्या समझते थे कि हमें क्लास में कौन सा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्या वो मिला या नहीं मिला, या कितनी कमी रह गई, क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? लर्निंग तो हर जगह ही अच्छी थी। टीचर्स का होता है मेनली रोल। टीचर्स हर स्कूल में अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते एक्सपीरियंस जितने ज़्यादा। तो जहाँ जहाँ भी टीचर्स अच्छे थे, वहाँ वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी लर्निंग। ओके गुड। अच्छा, ये जो 120% आपने स्कॉलरशिप लिया है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। 120% का क्या मतलब है, उसमें क्या क्या चीज़ कवर होती है? अक्सर लोगों की अपनी अपनी होती हैं। कुछ 100 लेते हैं कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस से, और फिर उसके आगे जो आपको मिलते ग्रांट उसको 20% करते हैं। कुछ लोग 100 को लेते हैं एज ए ट्यूशन फ़ी, कि 100% ट्यूशन फ़ी है, उसके बाद जो 20% है वो आपका रूम एंड बोर्ड वगैरह है। तो जो मुझे मिला, और जो मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ कि मेरा ट्यूशन फ़ी भी उन्होंने ऑफ कर दी थी, उसके अलावा रूम एंड बोर्ड और हेल्थ इंश्योरेंस और बुक्स और इस तरह से एयर टिकट वगैरह। और उसके अलावा उन्होंने मुझे पर्सनल जो एक्सपेंसेस है मेरे, मतलब मेरे जो अपने एक्सपेंसेस है, मैंने वहाँ जाके कोई भी चीज़ लेनी है अपने लिए, उसके लिए भी उन्होंने मुझे कोई 3000 समथिंग वो दिया था ग्रांट। तो उस सेंस में 120% की 100% तो मेरा कॉस्ट ऑफ थी अटेंडेंस। उसके अलावा भी मुझे वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं, जो मेरी अपनी कॉस्ट हैं, वो भी उन्होंने कहा था हम कवर कर देंगे। यानी जो आपके प्राइवेट एक्सपेंसेस होंगे वो भी कवर करेंगे? अच्छा, ज़बरदस्त। तो विलियम्स कॉलेज को ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? कौन कौन से इदारों में आपका एडमिशन हो गया था? अगर नंबर 1 में हुआ तो उससे नीचे तो बहुत सारी जगहों से ऑफर्स आई होंगी। नहीं, यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें 2 राउंड्स होते हैं बेसिकली। एक ईडी होता है एलडी के अंदर, जो आपके नवंबर में उसकी होती है डेडलाइन, और एक होता है आरडी, रेगुलर जो साइकिल होता है। तो रेगुलर साइकिल में एक ये चीज़ होती है, इसे कहते हैं यील्ड प्रोटेक्शन, कि अब कॉलेजेस ने दिखाना होता है कि अब फर्स्ट करें मुझे 5 से आई एक्सेप्टेंस, मैंने अब 4 को करना है ना, क्या कहते हैं, रिफ्यूज़। तो उनका एक मेट्रिक होता है जिसे हम कहते हैं यील्ड रेट, कि जितने बच्चों को उन्होंने ऑफर दी थी उनमें से कितने वाकई में आ रहे हैं। तो ये उनके लिए एक थोड़ा सा प्राउड मेट्रिक होता है कि जो टॉप स्कूल्स हैं उनका मतलब 99% होता है कि जितनों को हम दे रहे हैं सब आ रहे हैं, इतनी हमारी वैल्यू है। तो इसलिए कुछ अब फर्स्ट करें मैंने बहुत ही लो स्कूल में अप्लाई किया, तो वो मुझे, मैं अच्छा हूँ, मेरे जो स्टैट्स हैं, जो मेरे जीपीए वगैरह है, वो उनके बेंचमार्क से बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो मुझे क्या कहते हैं रिफ्यूज़ कर देंगे। उसकी वजह ये है कि उनको पता है इससे आना ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए अक्सर ऐसे होता है, अक्सर बच्चों का जो टॉप स्कूल्स है वहाँ से आ जाती है, जो उससे नीचे वो सारे कर देते हैं रिफ्यूज़, क्योंकि उनको पता है इससे यहाँ पे आना ही नहीं है, इसको कहीं और से मिल जाएगी हमसे बेहतर जगह। तो अपना यील्ड रेट सिस्टम बनाया हुआ है कि ड्रॉप आउट ना हो, जो इन लोगों को हम ऑफर करें उनका एडमिशन हो जाए।
तो अक्सर जी ऐसे होता है कि अब जैसे विलियम्स नंबर 1 है जो वहाँ पे जी कॉलेजेस है लिबरल आर्ट्स, ओ उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उससे नीचे काफ़ी ज़्यादा थे, कोलबी, हैमिल्टन, बहुत ज़्यादा। उन सब ओ ने मुझे अक्सर ने वेट लिस्ट कर दी, अक्सर ने क्या कहते हैं रिफ्यूज़ कर दिए, लेकिन वो होता है। ओके, थैंक यू जी। ब्रेक का टाइम हुआ है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी सुफियान साहब, हम आपके साथ बात कर रहे थे वक्फे से पहले। अब आप ये बताएं कि अगर बाकी बच्चों ने आपको फॉलो करना हो और वहाँ पर अमेरिका में एडमिशन लेना हो, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट करें ताकि उनका भी एडमिशन हो और वो भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें? तरीक़ेकार जितना कंपटीशन होता है ना यहाँ पे पाकिस्तान, और मसला ये कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाहर से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सिंगापुर से, चाइना से वगैरह वगैरह। तो जीपीए और जो एसएटी स्कोर है इतना नहीं करता, बल्कि अक्सर कॉलेजेस ने उसको वो कर दिया हुआ है, सेट ऑप्शनल जो है वो कर दिया हुआ है। ओके, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो स्पाइक होता है, कि ठीक, आपके अंदर कोई एक स्पाइक जो उनको पसंद आ जाए। बल्कि उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आपके ए स्टार्स वगैरह या आपका एसएटी 1550 से ऊपर हो, 1500 से ऊपर हो, या आपके पास कोई अवार्ड्स वगैरह हो, तो वो सबके पास होते हैं मोर और लेस। मतलब ओके, जो अप्लाई कर रहे हैं ना वहाँ पे ओके। सबके पास नहीं होते, बट जो टॉप 10% है ना उनमें से होता है। और मसला ये कि उन 10% में से उन्होंने 1% निकालना है। तो आपके पास कौन कौन से अवार्ड्स थे? मेरा ए लेवल में, सॉरी ओ लेवल में मेरे 7 स्टार और एक ए था, और वो एक ए मेरा आया था 2020 में, जब वो कोविड आया था ना, उसकी वजह से एग्जाम्स लगी थी, तो मेरा एक्सपेक्टेड लगा था, मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया था। ओके, उसके अलावा मेरे बाकी 7 ए स्टार्स थे, 8 होते हैं सब्जेक्ट्स। उसके अलावा ओ लेवल्स में मेरी फिजिक्स के अंदर थी टॉप इन पाकिस्तान, हाईएस्ट मेरे मार्क्स थे उसके अंदर। ज़बरदस्त। और ए लेवल्स में मैंने 5 रखे थे, एएस में मेरे 5 एज थे। एएस में सिर्फ एज होते हैं, स्टार्स नहीं होते, क्योंकि वो आधे कंपोनेंट्स होते हैं। और इसके अलावा एएस में मेरी बेस्ट क्रॉस 5 थी, कि जो 5 मैंने सब्जेक्ट्स दिए थे उनमें पाकिस्तान में से हाईएस्ट नंबर जो है वो मेरे थे, एग्रीगेट जो होते हैं नंबर 5 टोटल जो मिला के। और उसके अलावा एसएटी में मेरा 1560 था, सुपर स्कोर जो होता है 1600 में ये से। एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा क्या वो कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको भी बहुत ज़्यादा कंसिडर इंपॉर्टेंट करते हैं? होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं इंपॉर्टेंट। बल्कि एकेडमिक सिर्फ आपकी एक आपको फिल्टर कर लेते हैं, जो ओके, 50,000 बच्चे हैं उसमें से 10,000 को, अब उस 10 में से जो 1,000 निकालना है वो आपकी बाकी आपकी ऐसे है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो देखती हैं कि किस बच्चे को हमने पिक करना है। ओके। जी साहिद साहब, आप ज़रा पेरेंट्स के लिए ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे कि क्या वो प्रोसीजर अडॉप्ट करें जिससे वो ख़ुद भी खुश हो जाएं और उनके बच्चे जो हैं वो भी अच्छी तालीम के ट्रैक पे चल पड़े? अच्छा, अलीफ साहब, एक बात तो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि सुफियान माशाल्लाह मेरा बेटा है, ठीक है। माशाल्लाह, ये हाँ जी, तो मैंने कहा कि मैं एज ए टीचर भी आपसे बात कर रहा हूँ और एज ए पेरेंट भी बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने जो मैं आज अभी आपसे आज बात जो करूँगा, आज जो आपको बुलाया है, इस प्रोग्राम की जो एक डिफरेंट खसूसियत है वो यही है कि आप इस वक्त एज ए टीचर भी मौजूद हैं और एज ए पेरेंट भी मौजूद हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाते भी रहे और बच्चे को ज़ाहिर है बाप वाली जो शफकत है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो भी फील करते रहे। तो इसीलिए आपको बुलाया हुआ है कि ताकि आप बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पे बताएं कि क्या करना चाहिए जिससे उनके बच्चे भी इस तरह की अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए, उन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो नई जनरेशन है और वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं एक मेरी स्टूडेंट है माशाल्लाह, अब उसका बेटा ओ लेवल्स में आ गया है, ज़ाहिर है उसने मुझे कॉल की कि सर थोड़ा सा आप मेरे बेटे को ज़रा आके एक्सप्लेन करें। तो बेटे जो कि सिर्फ 14 ईयर्स के हैं, उसने ऐसी ऐसी मेरे से बातें की कि जो पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता।
ओके। हालांकि वो बच्चे समझदार हैं। उसने मुझे कहा कि सर अगर आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ के आ जाऊं, तो घर आके जब मैं फ़ोन पे बैठूंगा तो मुझे फिर उन्होंने नहीं बैठने देना, मैं गेम खेलने करूँगा तो फिर नहीं इस बैठने देना यहाँ। मतलब बच्चे अगर ये सोचें कि वो अपना जो उनका स्कूल का काम है वो स्कूल से करके आ भी जाएं, तो पेरेंट्स को फिर भी होता है कि फिर भी ये बुक्स में बैठे रहें। ओके। एक टारगेट सेट करना चाहिए पेरेंट्स को कि भाई आपने अपनी एकेडमिक्स को एक सर्टेन टाइम देना है। उसके बाद बच्चे का राइट है, बच्चा खेले, बाहर जाके अपना क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, अगर गेम्स भी खेलें इनको खेले। जो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं, खुद हम एज ए पेरेंट अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं और अच्छा खासा यूज़ करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे फ़ोन यूज़ ना करें, वो गेम्स ना खेलें, वो मूवीज़ ना देखें। शायद लोगों को मेरे आउटलुक से ये फील होता होगा यार ये कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पे। आपको रियलिटी को फेस करना चाहिए, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। आप अपने बच्चे को कितनी देर पढ़ाते रहे हैं? स्कूल से आने के बाद घर में सुफियान कितनी देर पढ़ता रहा? सर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तुमने ए स्टार लेके आने हैं, मेरी नाक का ख्याल है, मैं भी टीचर हूँ, मुझे क्या कहेंगे। मैंने इसको हमेशा यही कहा है कि आप बेटा लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है, और ग्रेड आ ही जाएंगे, कभी ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, इट डजेंट मैटर। सिर्फ जो ग्रेड्स हैं वो मैटर नहीं करते, बाकी चीज़ें भी मैटर करते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि बीइंग ए टीचर, अब ज़ाहिर है कि जितने भी टीचर्स हैं मेरे कोलीग हैं, अगर मैं उनको कहूँ कि मेरे बेटे को कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प देने के लिए उसको ज़ाहिर है हर वक्त वो इस चीज़ के लिए अवेलेबल थे। मगर मेरे बेटे ने सेल्फ स्टडी की है, और मैं पेरेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नई जनरेशन आ रही है, अगर आप सिर्फ इस पर ट्रस्ट करें, इनको आप रिसोर्सेज दे के दें, ये सब कुछ खुद ही ढूंढ लेते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं। का क्या मतलब कि स्कूल तो ये गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ट्यूशन के लिए कौन कौन से इदारों में गए हैं? सर ट्यूशन के लिए ए लेवल्स में तो ये कहीं भी नहीं गया, ठीक अच्छा। है, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। ए लेवल्स में इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको, इन्होंने घर बैठ के पढ़ा है। जी। और ये अचीवमेंट ले ली है कि अमेरिका के नंबर 1 कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया और स्कॉलरशिप भी ले लिया। बिल्कुल ये आप बड़ी स्ट्रेंज बात कर रहे हैं। जो बात हम कर रहे हैं जी वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। देखिए आप तो बड़े लकी पेरेंट हैं सर। लकी वाली बात वो तो है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा किसी अपना बाहर के मुल्क गया, तो मैंने इसको फ़ोन किया, भाई मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, आपके लिए मैं आईफोन लेके आ जाऊँ। उसे क्या, नहीं आप मेरे लिए ये वाली बुक्स लेके आए। तो मैंने कभी भी इसको जो है वो इस तरह नहीं कहा कि आपने ये पढ़ना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। फिर ये तो पैशन है ना, उसका अपना पैशन भी है यहाँ पर। और दूसरा मैं आपको ये बात बताऊँ, मतलब एक फादर है, जब उसके बच्चे ने सुबह 7 बजे स्कूल के लिए जाना है, बाप उसका सो रहा है, तो बेटे को इंस्पिरेशन क्या मिलेगी कि जल्दी तो नहीं उठना चाहिए। एज ए पेरेंट जो है आपको एक रोल मॉडल बनना चाहिए कि यार मैंने अपने बच्चे को कहाँ लेके जाना है। जब मेरा बच्चा मुझे देखता है कि मेरा बाप छुट्टी नहीं करता, असल में ये बात है पेरेंट्स के सुनने की, टाइम पे जब मेरा बाप जाता है घर से स्कूल जाता है, वो छुट्टी के बारे में सोचता नहीं है, तो मेरे बच्चे भी छुट्टी के बारे में नहीं सोचते। और दूसरी बात, मैं देखें जो माओ का रोल होता है वो मुझे पता नहीं है, पर ज़ाहिर है मुझे अपने बेटे की अचीवमेंट देख के ये लगता है कि मेरी बीवी ने अपना रोल जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको अदा किया है यहाँ पे, जो माँ का रोल होता है यहाँ पे। एज ए फादर मैं आपको बता दूं कि अक्सर मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं जी हम क्या करें। मैं उन्हें एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आपके बेटे हैं ना, और आप एज ए फादर कम से कम दिन में एक काम करें, या उनको आप स्कूल ड्रॉप करें या उनको स्कूल से आप पिक करें। वो आपसे अपनी बातें करेंगे कि आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ। आप उनको सिर्फ आते जाते ही काउंसलिंग कर दें। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोविड था उन दिनों में ज़ाहिर है कि अपना ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कुछ और होता था यहाँ पे। हम बाप बेटे ने सोचा, मैं जो सब्जेक्ट अपना पढ़ाता हूँ ये वो सब्जेक्ट नहीं ले रहा था स्कूल में, ये साइंस का स्टूडेंट था। हमने सोचा यार कि भी टाइम है हमारे पास, तो क्यों नहीं हम अकाउंटिंग पढ़ लेते। और अगर आप इस बात पे बिलीव करें तो हमने ओ लेवल अकाउंटिंग गाड़ी में आते जाते पढ़ी। अच्छा, जब हम जा रहे होते थे तो मैं उसको जाते हुए ये बता रहा होता, ये होता है, ये होता है, ये होता है, और माशाल्लाह वो चीज़ों को पिक कर लेता था। तो क्या समझते हैं कि आपका बेटा जो है बहुत जीनियस है, बाकी बच्चों से ज़्यादा पिक करता है कि वो इतनी अचीवमेंट कर गया? जी ये भी है, बिल्कुल है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो नई जनरेशन आ रही है इसमें मोर देन 50% बच्चे, ज़ाहिर देखें
मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है ओ एंड ए लेवल के बच्चों के साथ। जो जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं ना, मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उनके बारे में मैं कोई भी बात करूंगा तो वो सही भी हो सकती है और सही नहीं भी हो सकती। बट जर्नलाइज मेरा जो व्यू है वो ये है कि जो नई जनरेशन अभी तक है ये बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे कम से कम इंटेलिजेंट है। ये चीजों को जल्दी, हाँ, ये चीजों को हमसे बहुत जल्दी पिक कर लेती है, एक्सपोजर ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी बात ये, इनको ये करना चाहिए। जी सुफियान साहब, आपका क्या प्लान है कि आप अल्लाह खैर करे वहाँ जाके पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, उसके बाद फ्यूचर आपका क्या प्लान है कि आप ये एजुकेशन लेके कहाँ पर सेटल होंगे? अभी तो प्रीफर मुझे कहाँ करेंगे? अभी तो जो इवन मेजर है वो भी मेरा इतना कंफर्म नहीं है मैंने क्या पढ़ना है। पहले मुझे था मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिजिक्स और मैथ्स का डबल मेजर करूंगा। फिर मुझे फील होता था कि नहीं, कंप्यूटर साइंस बेहतर, एक दोनों में इंटरेस्ट है। फिजिक्स में शायद थोड़ा सा उसे क्योंकि मैं स्टार्ट से ही पढ़ रहा हूँ फिजिक्स, उसमें थोड़ा सा है ज़्यादा, लेकिन दोनों में ही तो मुझे अभी मेजर का भी नहीं पता। अगर CS पढ़ता हूँ फिर ऑब्वियसली अब जो नई फील्ड्स आ रही हैं, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस वगैरह, उस तरफ अब उसमें पाकिस्तान के अंदर फिज़िक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। उधर लम्स के अंदर डॉक्टर साहबी वगैरह इस तरह से मैंने पढ़ा हुआ है उनके बारे में। तो जहाँ पर भी कोई अच्छी वैल्यू एक पोस्ट मिल जाती है उधर। ओके, अच्छा आप ये बताएं कि आपके जो क्लास फेलोज हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं और फ्यूचर का उनका क्या प्लान है? क्या वो यहाँ रह के पढ़ना पसंद करते हैं या बाहर जाना चाहते हैं? डिफरेंट ओपिनियंस हैं। जिसको यहाँ पे ज़्यादा सूट करता है वो उसका प्लान यहाँ पे है, जो समझता है कि उसको बाहर सूट करता है वो बाहर का प्लान है उनका। ओके जी साहिद साहब, आपका क्या ख्याल है कि आप क्या समझते हैं कि आपका बच्चा जो है वहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद कहाँ पर रहना पसंद करेगा? देखिए जी, एक तो बात ये है कि ये कहाँ पे रहना पसंद करेगा ये इसका अपना ही डिसीजन होगा। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये क्या करेगा। ठीक। तो अभी चूँकि हालात इस वक्त जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं समझता हूँ कि इसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक तो थोड़ी अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है ना वो इसको किसी फॉरेन कंट्री में ही जो है वो उसको करना चाहिए। जब ये किसी चीज़ में मास्टर हो जाएगा तो फिर ये बेशक पाकिस्तान आ जाए, यहाँ पे आके सर्व करे, यहाँ पे करे, मगर वो जो एक एक्सपोजर है ना वो बाहर से इसको मिलेगा मुझे लगता है। और ये ना इसको कम से कम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2-3-4 साल जो है किसी भी इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे इसको जो है वो अपने एक्सपीरियंस को लर्न करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इसके पास चॉइस है कि ये दुनिया में कहीं भी जाना चाहेगा, क्योंकि तब ये होगा कि लोग इसको वैल्यू करेंगे। उससे पहले इसने अपनी वैल्यू को थोड़ा सा एडअप करना है। ओके, तो साहिद साहब आप ये बताएं कि हमारा जो रवायती स्कूल का सिस्टम था जहाँ से हम पढ़ के आए हैं, जैसे आपने बताया कि टाट स्कूल से पढ़ के आए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स का भी एक्सपीरियंस रहा हमें, उसमें और आज का जो सिस्टम है ये प्राइवेट स्कूल्स का, उसमें आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? और इसके अलावा जो हमारे यहाँ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, अपने तालीमी निज़ाम को हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, एडवांस्ड कंट्रीज़ के साथ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इस सवाल को 2-3 पार्ट्स में आंसर करना चाहूँगा। टाइम हमारे पास कम है ज़रा। हाँ जी, मैं करता हूँ। सबसे पहले देखें, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है, तालीम एक सर्विस है, ये एक बिजनेस नहीं है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है, इससे डिसएग्री किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान बहुत ठीक बात कर रहे हैं। बेसिकली ये तो तालीम जो है, तालीम और जो सेहत है, ये दो इदारे तो एक्सक्लूसिवली स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी जो है दूसरों पे डाली हुई है। मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं इसमें ठीक ना हूँ, मुझे लगता है कि हमारा बेसिक फॉल्ट ही है कि जो स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को जब ट्रांसफ़र की है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो, बिजनेस बाय डेफिनेशन इज ए प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी। यस। अगर मैं एक स्कूल बना रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है? मेरे घर का खर्चा भी तो है ना, मैंने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, जब मैं बीमार होऊंगा मुझे हॉस्पिटल जाना है, इट मीन मुझे कहीं ना कहीं से पैसे बनाने। तो बाय डेफिनेशन एज ए प्राइवेट स्कूल ओनर मेरा राइट बनता है कि मैं प्रॉफिट बनाऊं। हाँ, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए,
गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को ये कहती है कि आप हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करें और हमारी तरह करें। ये तो नहीं हो सकता ना। साहिब साहब, आपके कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं? सर मेरा एक भी नहीं है प्राइवेट स्कूल। अच्छा, मैं तो आपका एज एन अपना एम्प्लॉय नहीं था। है? जी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो एडवोकेसी तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं आप सर उनकी। जो बात हकीकत है, अगर हम उसको फेस करेंगे, अगर प्रॉब्लम सही तरीके से आइडेंटिफाई होगा तो जो उसका सोल्यूशन है वो भी ठीक निकलेगा। मैं आपको बता दूं तो जो सर आपके सवाल का जो अगला पार्ट था यहाँ। अब मैंने दुनिया के जी बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं मैंने उनको विजिट किया। मैं जी, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, हम आपसे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, तो ब्रेक का टाइम हुआ, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे इंशाल्लाह रब्ता करते हैं। जी जी सर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट इदारे जो हैं, उनका क्या रोल है। प्रॉफिट अर्निंग तो उनका राइट है, बट ये है कि जिस वक्त वो इदारा बना रहे होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रहे होते हैं, उस वक्त अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर वो बताते यही हैं कि हमारा बड़ा पैशन है, हमारे मुल्क के अंदर तालीम आम होनी चाहिए, हम तालीम का मायार बेहतर करना चाह रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो उसके अंदर शामिल है, लेकिन यह है कि वहाँ पर प्रायोरिटी वो ये देते हैं कि हम तालीम को फैलाना चाहते हैं। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? जी मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो बुनियादी आंसर है वो आपको यही है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब स्टेट जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं परफॉर्म कर रही और किसी को वो टास्क देगी भी आपने ये काम करना है, तो प्राइवेट जो भी स्कूल को रन करेगा उसने प्रॉफिट तो बनाना है। अब आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड इन्फ्लेशन है, कोई कहता है 25% है, कोई कहता है 30% है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगले साल सर कुछ एक प्राइवेट स्कूल को 45% भी कहते हैं। हाँ, अगले साल एक प्राइवेट स्कूल ओनर को अपनी फ़ी को 30% इंक्रीज़ कर देना चाहिए, हालांकि वो इतनी इंक्रीज़ नहीं करते। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का अपना प्रॉब्लम है। इसको मतलब इसका एक ही हल जो मुझे नज़र आता है कि जिन कंट्रीज़ की हम एग्जांपल देते हैं जी वहाँ पे तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप चेक करें ना वहाँ पे क्या है। वहाँ पे स्टेट ये रोल कर रही है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल ये रोल नहीं परफॉर्म कर रहे। अब मैं दुनिया के बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को मैंने विज़िट किया है। अभी मैं न्यूजीलैंड हो गया। अब मेरा ये पहला वहाँ पे अपना जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो न्यूजीलैंड के बारे में मुझे वहाँ जाके पता चला कि पूरे न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन है, और लाहौर में सुना है कि यहाँ पे 25 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आप ऑरेंज और एप्पल को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि फिनलैंड में बहुत अच्छी एजुकेशन है। भाई फिनलैंड की पॉपुलेशन देखिए, उनके पास जो रिसोर्सेज है। अब न्यूजीलैंड का नेबर ही कोई नहीं, कोई उनको अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा उनको स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ती। हमारे प्रॉब्लम और है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतने सिंपल नहीं हैं। हम अपने आप को न्यूजीलैंड और फिनलैंड से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हमें क्या कंपैरिजन करना चाहिए, इंडिया से हम अच्छे हैं कि नहीं, वहाँ हमारा फेलियर है। हम अब बांग्लादेश से अच्छे हैं कि नहीं, वहाँ हमारा फेलियर है। तो हमारी स्टेट को सोचना चाहिए कि ये वो काम किस तरह करेंगे। और ये मेरे लिहाज से मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्प्रूवमेंट तभी हो सकती है कि जब गवर्नमेंट इस चीज़ को करे। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने एक बात की थी किसी अपना किस जगह पे कि गवर्नमेंट जितना एजुकेशन पे स्पेंडिंग करती है, अगर गवर्नमेंट अपने सारे सिस्टम को क्लोज कर दे और वो सारा पैसा आवाम को कैश की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि आप खुद जाके अपनी एजुकेशन का अरेंजमेंट कर दें, तो ये एक बेहतर सिस्टम हो सकता है। मेरा भी ख्याल है कि शायद उनकी बात में वजन है कि ये एक अच्छा वे आउट हो सकता है। हम जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, आप जो कह रहे हैं आज
अमेरिका और इंडिया और बांग्लादेश से जो है वो नीचे है, ये उनसे बहुत बेहतर होता था। ऐसे हम हर आने वाले दिन के साथ तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र तय कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इसके अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे, उन्होंने अपने तालीमी इदारे बनाए, वही लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कोशिश तो नहीं की कि जो सरकारी इदारे हैं वो नीचे चले जाएं और हमारे प्राइवेट इदारे ऊपर आ जाएं, जिसको कहते हैं कि ये एजुकेशन माफिया चला रहा है? सर, इसमें मेरे पास ज़ाहिर है कोई अपना क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मगर शायद ये काम होता हो, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मेरी एक अपना प्रपोज़ल है, सपोज करें जी। कि पाकिस्तान में, मतलब मैंने मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ए लेवल अकाउंटिंग की बुक्स लिखी हैं, मैं भी ए लेवल की जो है वो जो मेरी बुक्स है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या हम पाकिस्तान में कैम्ब्रिज की तरह का एक नया बोर्ड नहीं बना सकते? मतलब सिर्फ उसका एक पर्पज़ ही सिर्फ होना चाहिए, मैं कहता हूँ वो ये है कि हमारा जो यहाँ से आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का हर साल के साल, क्या हम लोग उसे मैनेज नहीं कर सकते? पढ़ाने वाले यहीं के हैं, बिल्कुल कर सारे सकते हैं। स्कूल यहाँ हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, क्या हम लोग ये जो बुक्स हैं हम नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम अच्छे एग्जाम पेपर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। अगर CSS का एग्जाम यहाँ पे हो सकता है, अच्छे मेयार का हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता यहाँ? बात वही है कि विल है। बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रहे हैं तो इसके कोई रीज़न तो है ना। अब वो उसका जो रीज़न है वो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर एक बात तो कंफर्म है कि प्रॉब्लम इज़ देयर। जब आपके प्रॉब्लम्स हैं तो उसके कोई ना कोई जो कल्प्रिट्स हैं वो भी होंगे। आप लोग उन्हें शायद नॉमिनेट नहीं कर सकते, मिस्टर ए होगा, मिस्टर बी होगा, शायद ये सारे ही हैं। हम सब ने इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है समहाउ, इसीलिए हम इस साइड पे हम जा रहे हैं। सुफियान साहब, आप इस अचीवमेंट पर आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है किसी एक फैक्टर को अगर आपसे पूछा जाए वो क्या था? सारे ही फैक्टर्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट करना तो बड़ा मुश्किल है, कंपेयर करना। कोई लीडिंग फैक्टर आप समझते हो? मोटिवेशन, बस एक इंदर मोटिवेशन कौन देता था, क्या थी, किस शक्ल में थी? सारे जो, कोई एक नहीं, सारे जो लोग जो सक्सेसफुल या जो किसी भी हाई लेवल पे हैं या इस तरह से, उनको देख के आपके अंदर मोटिवेशन आती थी कि मैं भी इनके मुकाम पे पहुंचूं। एक पर्सनल सा क्वेश्चन है कि घर के अंदर आपको ज़्यादा तवज्जो फादर की तरफ से मिली या मदर की तरफ से मिली? किसने ज़्यादा रोल प्ले किया आपको इस एक्सीलेंस पर पहुंचने के लिए? पढ़ाई और इन चीज़ों में फादर की तरफ से, और वैसे मदर की तरफ से। मदर वैसे तो सारी होती है, हम तो पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई में तो बाबा। तो पढ़ाई में साहिद साहब आप क्या समझते हैं कि चूंकि आप खुद एजुकेशन सिस्टम में थे तो आपके पास टाइम अवेलेबल था तो आप इनको टाइम देते रहे? इन जनरल तो मेरे ख्याल में ये है कि एक फादर जो है इस इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में वो बाहर जाके काम करेगा, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करेगा अपने बच्चे के लिए, या वो टाइम निकाल के उसको किताब पकड़ के बिठाएगा? उसके पास तो टाइम इन जनरल जो है 2 से 3 घंटे होता है अपने बच्चों के साथ गुजारने का, वेयरएज जो मदर्स हैं उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। आपका क्या तजुर्बा है? आप क्या कहते हैं कि जो आपके पास शाइनिंग बच्चे रहे हैं क्लास में, कभी आपने उनसे इस बारे में पूछा है कि उसको ज़्यादा टाइम कहाँ से मिला, ज़्यादा गाइडेंस कहाँ से मिली? असल में साहब एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं पेरेंट्स के लिए कहूँगा। मैं बिल्कुल ये टॉन्ट की सेंस में यह बात नहीं कर रहा। माएँ ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों के बारे में। माएँ, बाप घर आएगा तो माँ एक ही बात करेगी, आप इसको एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन रख के दें, आप इसको कोई रख के दे दी। वो हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो यही समझते हैं यहाँ पे कि और पैसे हम लगाएंगे अपने बच्चों पे तो अपना हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यहाँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चों को देखें, बच्चों को ये समझाएं कि आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
बच्चों की जो ट्यूशन बच्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर बच्चों की ट्यूशन देखिए, इसके बारे ट्यूशन में भी क्या हम रोल कोई प्ले करती है आपके जनरलाइज ख्याल में? किस्म का आंसर तो हम नहीं दे सकते, पर मुझे लगता है ज्यादातर जो बच्चे जो है ना, जिनके पेरेंट्स उनको अननेसेसरीली इस चीज पे लेके जाते हैं, वो अपने बच्चों को डैमेज करते हैं। ओके। वो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा प्रेशराइज करते हैं। बच्चों को फ्री टाइम मिलना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से कुछ करें। यहाँ पे अगर बच्चा किसी एक एग्जाम में फेल हो जाता है, आप उसे अगले 3 महीने के लिए खुद पढ़ने दें, बच्चा भी तो फेल होगा ना। बच्चा एक सेन माइंड है, उसको पता है कि मेरा जो रिजल्ट कार्ड आया था, मैं एक एग्जाम में फेल हुआ, उसने उसी क्लास में जाना है, अपने उसी टीचर को फेस करना है, उन्हीं बच्चों के साथ उसे रहना है। यहाँ पे वो खुद ही बेहतर हो जाएगा। मेरे तो ख्याल में आज के दौर में ये यूट्यूब जो है ये सबसे बड़ा टीचर है। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। आप अगर बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है और वो इतना ज़्यादा क्यूरियस है, तो आप बच्चे को अपने सामने यूट्यूब पे बिठाएं, बजाय इसके कि आप टीचर्स ढूंढते फिरें और बाद में शिकायत करते फिरें कि इस टीचर ने हमारे बच्चे को ख़राब कर दिया। आप अपने सामने बिठाएं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये जो आपकी बात से जो मुद्दे अंदाजा हुआ, चूंकि ये सारे पेरेंट्स यही करते हैं जी, हम अपने सामने उनको बिठाएंगे जी। यार, बच्चों पे ट्रस्ट करें आप। यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं ना कि बच्चे हमारे किसी सर्टन एक्टिविटी को वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं रहा। आप यहाँ पे बच्चे को उससे बेहतर आप बच्चे को समझाएं कि बेटा सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसी चीज आएगी, ये एक रियलिटी है, लाइफ में ऐसे होना है। ऑपोजिट सेक्स को जो मतलब जो एक अट्रैक्शन होती है, ये होगी, हर एक में होगी। यहाँ हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि हम अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो माशाल्लाह आप इस गेटअप के साथ बड़ी मॉडर्न बातें कर रहे हैं। सर मैं मॉडर्न बातें नहीं कर रहा, मैं रियलिटी वाली बातें कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पे। आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते, आप उन पे लिमिट्स नहीं लगा सकते। हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे घर से उठें, मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ के आ जाए, खुद उन्हें अपना कोई ख्याल नहीं कि हम क्या कर रहे हैं सारा दिन। बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जो पेरेंट खुद नमाज नहीं पढ़ते, वो अपने बच्चों को कहेंगे जाओ जाके नमाज पढ़ के आओगे, तो बच्चे क्यों जाएंगे? बहुत आला बात, बहुत आला बात। अगर मैं जो है फर्ज करें कि टिकटॉक देखता हूँ यहाँ पे, मैं कैसे अपने बच्चे को कहूँ भी आपने जो है वो अपना टिकटॉक नहीं देखनी। ये समझाओ कि बेटा इसमें ये अच्छी चीज है, ये इसमें अपना बुरी चीज है। और जो शैतान है वो हर इंसान के साथ है, मेरे साथ भी है, मेरे बेटे के साथ भी है। यार हमने चीजों को मैनेज करना है। हमारे पेरेंट ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बस हाफिज बन जाएं, हमारे बच्चे जो हैं वो बस अपना मस्जिद की नमाज पढ़े, खुद उन्हें अपने बारे में कोई ख्याल नहीं। अच्छा, हाफिज के बारे में मुझे याद आया, माशाल्लाह आपका बेटा भी तो हाफिज है। जी जी, आपने पहले इनको हिफ्ज करवाया? जी ऐसे ही। हिफ्ज करवाने के बाद फिर इनको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। इसके पीछे आपकी क्या थ्योरी थी? थ्योरी तो वही है, देखें जी, जो अल्लाह ताला का अपना कलाम है, ठीक है, उसको याद करना बहुत बड़ी सादत है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, बरकतें आती हैं, सारा कुछ आता है यहाँ पे। मगर अगेन मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि अभी मतलब अगर इसने हिफ्स कर लिया, उसके बाद इसके ओ लेवल के एग्ज़ाम आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसको ये कहा भाई रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिराती, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन नार। दुनिया व आखिरत को लेके चलना है। अगर ओ लेवल के एग्जाम है मेरा बेटा, फिर आपने ओ लेवल के एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है। सिर्फ हिफ्ज करने से ओ लेवल का एग्जाम नहीं हो जाता। जब हिफ्ज का टाइम है उस पर फोकस करो, जब ओ लेवल के एग्जाम है फिर आपने इस साइड पे आपने करना है फोकस। सुफियान साहब, आप क्या समझते हैं कि जब आपने हिफ्ज किया, हिफ्ज करते हुए आम तौर पर जो सुनने में आया बच्चे को जो है वो मेमोराइजेशन बेहतर हो जाती है, इस हिफ्ज का भी आपके इस करियर में कोई आप समझते हैं कि मेजर रोल है? वैसे मतलब लॉजिकली नहीं, बट मुझे ऑनेस्टली मुझे फील होता है थोड़ा सा। जब मैं ओ लेवल्स में आया था, अब मैंने ना क्लास 7 पढ़ी थी ना मैंने क्लास 8 पढ़ी थी, लेकिन एक आधे सेमेस्टर के बाद बाकी बच्चों से मुझे बेहतर आता था। तो अब मुझे क्योंकि हिफ्ज करके मेमोराइजेशन होती है, लेकिन मुझे फील होता है बाकी चीजें भी जो क्लास 6-7 में आपने क्लास 7 और 8 को जंप ओवर किया, हिफ्ज कर रहा था ना 2 साल। ठीक है, तो जो क्लास 5-6 में मेरी थी परफॉर्मेंस, वहां पे मैं एवरेज था। ओ लेवल्स में आके जबकि मुझे था मैं हिफ्ज कर गया, तो मैं पता नहीं मुझे मैं कैसे पढ़ सकूंगा, क्या होगा। लेकिन ओ लेवल्स में आके मैं टॉप 10% में था, तो मुझे समझ नहीं आई कैसे, लेकिन मेरे ख्याल से कोई है कनेक्शन या कोई नहीं, इसमें तो बड़ा वाइटल डिफरेंस है ना। आप खुद ही बता रहे हैं कि हिफ्ज करने से पहले आपकी परफॉर्मेंस एवरेज कनेक्शन है, बट और कैसे है हिफ्ज करने के बाद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए।
इसमें तो फिर इसका मतलब उसका मेजर रोल रहा। ज़बरदस्त। तो सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं एज ए पेरेंट, जब मैं सुफियान की टीचर से अपना मिलता था, तो वो मुझे एक बात बार बार बताते थे, जी, ये हमसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें पूछता है। तो Yes. बच्चों को Curious. मतलब हाँ, बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे को ये बात अपना एक्सप्लेन करनी चाहिए कि बेटा सिर्फ बुक के अंदर जो लिखा है अपने आप को यहाँ तक लिमिट ना करो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बाहर जाके सोचो और चीज़ें करो, अपना बच्चों के साथ और चीज़ें आप करें, डिस्कस करें, तो मेरा ख्याल है बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म हमारा करेंगे। टाइम ख़त्म हो रहा है। आपके ख्याल में आखिरी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा जो पैगाम है वो यही है कि आप अपने आप में अपना जो सेल्फ आपके बिलीफ है वो रखो यहाँ पे। स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है आपके पास, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ पे। और पेरेंट्स के लिए मेरा ये है कि बच्चों पे ट्रस्ट करें, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, आपके बच्चे जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, आप उन्हें एक्स्ट्रा प्रेशराइज ना करें, उनके लिए ए बी ये है ना ये टारगेट सेट ना करें, उनको आप कहें कि बेटा इससे बियॉन्ड भी आप जाना चाहो तो आपको जाना चाहिए। जी सुफियान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने एज फेलोज को? क्या मैसेज? कोई खास नहीं, को ग्रो करने के लिए, को अचीवमेंट करने के लिए क्या पैटर्न आप उन्हें अपने छोटे अडॉप्ट भाई करना को चाहिए? क्या एडवाइस आप दोगे? अपने छोटे भाई को क्या बताएंगे कि आप इस पैटर्न पे चलें और आप नहीं achievement- पैटर्न मुझे नहीं लगता कि मेरा बड़ा परफेक्ट आर्क थी। Okay. हाँ ये बल्कि मैं एक दे दूंगा एडवाइस, कभी भी जो आर्क्स होती हैं ना वो लीनियर नहीं होती हैं, बड़ी परफेक्ट नहीं होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उससे कुछ इतना नहीं होता है। मुझे पता है जब आज से 2 महीने पहले मुझे कितना था यार, मैं ये कर लेता तो मेरा ये हो जाना था, ये कर लेता तो वो हो जाना था, लेकिन अब आज मुझे फील होता है कि जहाँ जो मैं स्टेप्स लिए वो किसी ना किसी तरह सही लिए थे एक तरह से। तो परफेक्ट आर्क्स नहीं होते हैं कहीं भी। ओके जी, तो नाज़रीन आज की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करें, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि वो लाइफ में आगे बढ़ें और ख़ुद से प्लान करें, अपने पोटेंशियल के ऊपर एतमाद करें। आप अपने बच्चों को जितना कॉन्फिडेंस देंगे, जितना ट्रस्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो आपकी उम्मीदों पर उतना ही पूरा उतरेंगे। उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अपने रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज़ करें, आप उनको हेल्प करें, ना खुद परेशान हो ना बच्चों को परेशान करें, ताकि वो एक अच्छे करियर की तरफ बढ़ें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।